भड़ास उतार रहे हैं। देखें पाकिस्तान का जहाँ कि इसमें गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में कोई कसूर नहीं। इतना बड़ी ट्रेजेडी जो है ना, अमीर मुल्क को भी प्रॉब्लम हो जाती, हमारा मुल्क तो गरीब है, तो उसमें आई डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट एज पर, बट दे आर इनकॉम्पिटेंट इन एनी केस। और ये जब कहना कि जरदारी साहब को ऐसे हो जाएगा, नवाज के अल्ताफ हुसैन ने कौन सी नई बात कर दी? मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। नंबर 1 हमारे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका, नंबर 2 आर्मी, नंबर 3 ये पपट गवर्नमेंट, चाहे जरदारी साहब की हो तो चाहे नवाज शरीफ साहब की हो। आर्मी बगैर और अमेरिका के बगैर उनका पत्ता नहीं हो सकता। जब आर्मी आती है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है भाई साहब कि उनको जमहूरियत का दौरा पड़ जाता है। वो अपना जमहूरियत पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनको काम करना पड़ता है, तो वो ब्यूरोक्रेट के बगैर हो। और जब ये सिविल वाले आते हैं उनको डिक्टेटरशिप का दौरा पड़ जाता है। कोई कहता है कि मैं अमीर उमूल बन जाऊं, कोई कहता है कि मेरा बच्चा भी 18 साल का है कि दूध पी रहा तो तख्त पर बैठ जाए। जिस माशरे में हराम और हलाल में फर्क ना रह जाए, उसका यही होता है जो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में देखें, डेमोक्रेसी कैसे काम करी, पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी, इम्पॉसिबल है। एक जागीरदार एक किसान की मजारे की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? एक सनतकार जो है वो मजदूर की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? ये इम्पॉसिबल है। एक किसान जिसके पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, जिसके सर पर छत अपनी नहीं, उसकी राय अपनी नहीं हो सकती। ये तो माफिया लोग हैं जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है सारा कुछ, एंड दैट्स व्हाट इट इज। ये कुछ भी नहीं होने वाला, ये कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाला। ये जो बैठे हैं आपके पास कह रहे हैं रेवोल्यूशन, क्योंकि ये हुआ इस तरह है कि पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक छोटी सी लाइन है जिसमें अपने इतने करोड़ लोग फंस गए हैं, और वो सारे देहाती हैं, बेचारे गरीब है, उनको उन्होंने छांटे मार के बैठा देना है, 2 दिन बाद थोड़ी सी रोटी दे देनी है, तो उनको इस तरह पता चलना। रेवोल्यूशन आता है लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से, जिनका बिजली का बिल 20,000 हो जाए ना तो उनका मतलब तनख्वाह 10,000 है, तो वो गर्दरे पकड़ते हैं। ये कुछ इन्होंने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं भाई साहब। अब आर्मी का पता नहीं हो सकता पाकिस्तान में, तो प्लीज ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। बिल्कुल जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया, और बड़ी मेहरबानी। कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में ग्राउंड रियलिटी पे ही बात करें, और अब तक जो बात की गई वो ग्राउंड रियलिटीज पर ही बात की गई है। और दूसरा, आपने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार नहीं, कोई इनकलाब आने वाला नहीं, तो शायद ये आने वाला वक्त ही ज्यादा बेहतर बताएगा कि इनकलाब आता है कि नहीं आता। और दूसरा, आपने महंगाई की बात की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस कदर महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी तो दरकिनार, मिडिल क्लास भी जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। चूंकि हम बैरूनी दुनिया में बैठे हैं, शायद हम बहुत ज्यादा इल्म तो रखते हैं, लेकिन जो इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, सफेद पोश तबका जो सूरत हाल से गुजर रहा है, चूंकि वो बहुत सारी बातें जो है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नहीं बताते कि वो किस तरह पाकिस्तान में अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। वापस मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं कि 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान को जमहूरी कोशिशों की बुनियाद पर हासिल किया गया है, और पाकिस्तान में जो हुकूमत होगी वो जमहूरी होगी और अवाम की हाकमियत आला होगी। जो इसके बरक्स सोचता है उसे पाकिस्तान का इंतखाब नहीं करना चाहिए। और 1947 में ही उन्होंने एक फौजी को इसलिए डांट दिया था कि उसने सिविल मैटर्स में मुदाखलत की कोशिश की थी, और सिविल अफसरों और फौजी अफसरों से खिताब में यह कहा कि आप पाकिस्तान की अवाम के हाकिम नहीं खादिम हैं। तो इस सारी सूरत हाल को जब सामने रखते हैं कि कायद-ए-आज़म के विजन जो था, और आप ये देखें पाकिस्तान की सियासी जमातें, जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग और बहुत सारी सियासी जमातें जो कायद-ए-आज़म के विजन के नाम को आगे लेकर चलने की बातें करते हैं, उनकी तस्वीर के सामने रखकर सियासत करते हैं पाकिस्तान के, कि उनके विजन को हमने तक़वियत देनी है, उनका विजन पाकिस्तान में लाना है। जो एक ऐसा विजन जो है उनका पाकिस्तान में लाया जा रहा है कि उनके इनहराफ, जो उनकी बातें जो थी, उनके जो असूल थे, उनके अहकामात की जो है उनका इनहराफ किया जा रहा है, उनको माना नहीं जा रहा। तो यकीनन हम पूछेंगे, खास साहब काफी देर से 2 कॉलर लाइन होल्ड पर है, मैं आपसे सवाल पूछने से पहले वापस जाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी आप कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं सलीम लंदन से गुजारिश कर रहा हूँ। जी सलीम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अभी कहा था कि अगर हमारे सियासतदान जो है अपनी नेक कमाई से 50 लाख या 1-1 करोड़ रुपया दें तो हमें बाहर की मदद की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, मैंने ये कहा था। मुझे एक बनिए की मिसाल याद है, वो गड्ढे में गिर गया था, तो एक आदमी उससे गुजरा, उसने कहा मुझे हाथ दो, मैं तुझे बाहर निकालूं। सही। तो वो हाथ नहीं देता था। एक अक्लमंद गुजरा, उसने कहा इसको ये मत कहो मुझे हाथ दो, इसको कहो मेरा हाथ लो। हाथ लो। तो दौलत बांटने वाले, दौलत लूटने वाले दौलत बांटते नहीं। बिल्कुल।
पहली बात तो ये है। शायद हम तो ये समझे थे कि पाकिस्तान चूंकि इस वक्त मुसीबत की घड़ी में है, जो हालत ज़ार है पाकिस्तान में, आप खवातीन को देखें, मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, पानी की साफ पानी पीने को तरस रहे हैं, और 7 लाख से जायद खवातीन जो जचकी की अमल से गुजर रही हैं, उनके ना तो सर के ऊपर साया है, ना रहने को मकान है, ना झोंपड़ी है, ना टेंट है। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है जो हम बयान करने से भी बड़ा जो है वो गुरेज करते हैं। जी आप अपनी बात जारी रखिए। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो क्लिनिकली अलाइव होते हैं लेकिन मॉरली डेड होते हैं वो। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हकलाल की कमाई, जी इनकी हकलाल की कमाई, इनकी कमाई जो होती है वो अवाम के मुंह से छीने हुए लुकमे होते हैं और उसमें हराम ज्यादा होता है। हराम में जब हदीस है कि जब आप हराम खाएंगे तो आपके जिस्म में हराम का खून पैदा होगा और आपकी दुआ में क्या असर रहेगा? उनकी दुआ में असर नहीं रहता जो हराम खाते। जी सलीम साहब आपकी बात मुकम्मल होगी, बहुत शुक्रिया आपने जो मौका पेश किया। यकीनन हम अपने मेहमानों से इस बारे में पूछते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ज़रार बुखारी नॉर्वे से अर्ज़ कर रहा हूँ। जी बुखारी साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज क्या कहना चाहेंगे आप? सारी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा असल में नॉर्वे में पॉलिटिक्स में काफी हाथ है और मैं यहाँ का कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर हूँ। ठीक है बुखारी साहब। 20 साल से। तो ये जो पाकिस्तान में हालात है इसके काफी हम कंसर्न है और बड़ा बंदा सोचता है तो यकीन करो कांपता है कि जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं। सबसे पहले तो डीएम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। सवाल क्या करना चाहेंगे आप? प्लीज सवाल कीजिए। सवाल ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है इन सियासतदानों से ये बंदा पूछे कि मुझे सिर्फ सियासत का मतलब बता दें कि सियासत का मतलब क्या है। बिल्कुल लोग ये बता दें कि सियासत का मतलब क्या है तो हर चीज सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल भाई साहब, हम पूछते हैं। राजा अमजद साहब बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो। जी आपकी बात मुकम्मल हो गई। जी मीर साहब, इब्राहिम मीर साहब दोबारा हमारे साथ प्रोग्राम में वापस तशरीफ हैं। जी मीर साहब आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जी वसीम वो बहुत अच्छा आपने कोट किया। ये मैं कई दफा भूल जाता हूँ जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो है ना वो आर्मी के बारे में बयान था। अल्ताफ हुसैन साहब ने उसकी भी जो है ना निगेशन की है। वो जो बात उन्होंने देखिए अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़े, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायद आज़म मुस्लिम लीग, उन्होंने अल्ताफ हुसैन के बयान की सपोर्ट की है। और बड़ी हैरत होती है कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे लोग जो बड़े पढ़े लिखे और पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग हैं वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी हैरत होती है इस बात पे। नहीं बात नहीं, हैरत नहीं है इसमें। देखें वो जब मुशर्रफ के जो हवारी थे वो पाकिस्तान छोड़ के सारे तो नहीं चलेंगे ना, वो तो वहीं पे वो करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो तहरीके इस्तेहकाक पेश की गई है ना मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो मुझे लगता है ये इन्होंने गलत जगह जमा कराई है। GHQ में जमा करानी चाहिए थी फारूक सत्तार साहब को। आप ये देखें कि या तो फिर अगर इन्हें जनरल चाहिए तो फिर नसीरुल्लाह बाबर साहब को फिर थोड़ी सी हम तकलीफ दे देते हैं, 2-4 महीने के लिए कराची में आ जाएं तो फिर इनको मजा जरा थोड़ा सा चुका देते हैं उस चीज का, अगर इन्हें जनरली चाहिए। अमजद साहब से मुझे एक थोड़ा सा गिला है। देखें ये इन्होंने बहुत खूबसूरती से डंडी मारी है। आज मुझे बड़ा दुख हुआ है कि इन्होंने वसीम साहब को तो कह दिया कि अवामी नुमाइंदे हैं। वो जो कॉल शख्स कर रहा था वो अवामी नुमाइंदा नहीं था, वो अवाम नहीं थी, वो अवाम इटसेल्फ थी। जी अमजद साहब, इन्होंने जरदारी साहब को फांसी देने के लिए नहीं कहा। इब्राहिम साहब अमजद साहब मेरी बात सुन ले। इन्होंने जरदारी साहब को फांसी देने के लिए नहीं कहा। वो कह रहा था कि शायद मसूद को फांसी दे दें। मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले पहले, वो फिर आप कहिएगा। आपका अपना चैनल है, आप जाहिर है आप ही बोल रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी वाले तो बेचारे बैठे ही हुए हैं, उनका नाम नहीं उनकी तरफ, उनका नाम हमने बड़ी दफा लिया, उनकी तरफ ही आ रहे हैं। बोले बात करें मीर साहब। आप पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं इब्राहिम साहब। मैं फोन कर रहा हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ और पता नहीं कितनी तकलीफ से मेरी मीर साहब की बात सुने फिर मैं आपसे। जी मीर साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई। बात ये है कि मैं ये चाह रहा था कि ये कहते जी कि इनका भी बयान गलत है और उनका भी। मैंने उस बयान को कोई सेकंड नहीं किया। मैंने ये कहा कि अगर इन्होंने उस बयान को फौरन निगेट किया है तो इस बयान पे क्यों खामोश रहे हैं। और इन्होंने बड़े डिप्लोमेटिकली नहीं जी वसीम साहब तो वो तो बुग़्ज़े आसिफ जरदारी में आ जाते हैं। उनसे तो साहब आप कहे ना कि ख्वाजा साहब का बयान गलत है। मैंने तो कहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी तो थोड़ा सा होश करते ना। नहीं तो आप देखें ना, आप कहें कि गलत है, मैं आपको सेकंड करता हूँ। आप कहें मलिक साहब, मैंने नहीं कहा कि सेकंड करता हूँ, मैंने दोनों को नहीं सेकंड किया। मैंने आपको देखा है नहीं, अवाम के जरिए लोगों को फांसियां लगाना ठीक नहीं है। आपने कहा जी ख्वाजा उसके शायद मसूद के यहाँ बड़े लोग बैठते हैं तो वो